मैट्रिक की परीक्षा में मैथ्स की परीक्षा बीतने के बाद अब आपकी अगली चुनौती संस्कृत को लेकर के है। ठीक है, संस्कृत में इस वीडियो में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके कल के पेपर में रहने वाले हैं। ठीक है, 19 तारीख। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। संस्कृत के बारे में हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं। ठीक है, कि उसमें क्वेश्चंस जो है आपके, उसमें क्वेश्चन जो है पहला सब्जेक्टिव में अपठित अवबोधनम करके आता है। ठीक है, अपठित अवबोधनम करके आता है जो कि गद्यांश हो गया। उसको देख करके आपको जो है कुछ आंसर जो है लिखना होता है। ठीक है, गद्यांश जो है उससे क्वेश्चन जो है आपका बन जाता है, उसको देख करके जो है आंसर को जो है फिल करना होता है। चलिए ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए, इसके अलावा हमसे जो है वो अनुच्छेद का क्वेश्चन पूछता है। अनुच्छेद को हम लोग तैयार कर लेंगे, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने दिए जा रहे हैं। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। अनुच्छेद के दृष्टिकोण से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा भारतवर्षम। ठीक है, उसके बाद प्रिय शिक्षक, ये सबको देख लीजिएगा। आदर्श छात्र, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सब पे जो है 7 से 8 लाइन जो है आप लोग को तैयार करके रखना है। अनुच्छेद जो है उसमें आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ा जाए। इसके अलावा अनुच्छेद के लिए आपके इंपॉर्टेंट हो सकते, देखिए 2 पाली है ना, फर्स्ट और सेकंड, तो थोड़ा हमारे पास भी कंटेंट होना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में जो है हम लोग बढ़िया कर सके। चलिए तो हमारे सामने है गंगा नदी, ये अनुच्छेद के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हिमालय को देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आप वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु पे जो है आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, ध्यान रखना ये सब चीज़ को। चलिए फिर इसके अलावा देख लिया जाए तो परोपकार, ये सब भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर के अगर बोला जाए, अनुच्छेद के दृष्टिकोण से यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक बार में बताया जाए, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दीपोत्सव सबको देख लीजिएगा। ठीक है, होलिकोत्सव देख लीजिएगा। ठीक, इसके अलावा वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु जैसे कि अभी बोला ही गया। इसके अलावा आदर्श छात्र, देखिए छात्र जीवनम और आदर्श छात्र मिलता जुलता है। ठीक है, हालांकि ये दोनों में अलग से लिखा जा सकता है अच्छा से लिखने पर, बट अगर आप आदर्श छात्र कर लेते हो तो छात्र जीवन नहीं भी याद है तो उसमें मिला के लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा भारतवर्षम और अस्माकम देश करके जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है बन जाएगा। याद रखिएगा, भारतवर्षम और अस्माकम देश काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन हो गया जो कि आपके अनुच्छेद के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर अनुच्छेद तो हो गया, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा प्रश्न उत्तर की तरफ। ठीक है, प्रश्न उत्तर में भी आपको कम से कम 16 नंबर का जो है प्रश्न आपको पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है तो 16 नंबर का जो है, 16 मार्क्स का जो है प्रश्न आपको पूछा जाता है। ठीक है, सब्जेक्टिव में, तो इसको भी अगर हम लोग कर लेंगे तो काफ़ी मार्क्स हमारे आ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। हमारे सामने प्रश्न है। ठीक है, हमारे सामने प्रश्न ये, चलिए क्या लिखा हुआ है, आत्मा का स्वरूप। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने, आत्मा का स्वरूप क्या है एवं वो कहाँ निवास करता है। यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, उसको क्वेश्चन बना लेना है। सुनते चलिए, आप लोग को क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, आत्मा का स्वरूप क्या है और वह जो है आत्मा कहाँ निवास करती है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, इसके अलावा बोला जाए तो संस्कार पे आपका क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना है। पूछ लेगा संस्कार का क्या अर्थ होता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा संस्कार का अर्थ। इसके अलावा संस्कार के अर्थ के प्रकार में से आपको विवाह संस्कार दिख रहा होगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा हुआ है, विवाह संस्कार को कर लेना है। पूछ लेगा कि विवाह संस्कार का वर्णन कीजिए। ठीक है, क्या पूछ सकता है, विवाह संस्कार का वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके है ना प्रकारों के नाम लिखिए, ये पूछ सकता है। इसके अलावा आपको जो है शिक्षा संस्कार पे जो है क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षा संस्कार में शामिल संस्कारों के बारे में बताइए, तो उसमें क्या क्या आता है वो आपको लिख देना है बस। ठीक, इसके अलावा अगर देखा जाए तो समापवर्तन संस्कार। ठीक है, समापवर्तन संस्कार के बारे में पूछ सकता है कि समापवर्तन संस्कार का वर्णन करें। देख लेना है कि समापवर्तन संस्कार में कौन कौन से जो है संस्कार आते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, समापवर्तन है ना,
चलिए थोड़ा ठीक कर लेंगे, समापवर्तन संस्कार, ठीक है। अंत्येष्टि संस्कार भी देख ही लेना है, अंत्येष्टि संस्कार। चलिए ठीक है। अच्छा, ये सब जो है आपके ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए एकदम फिक्स आप समझ करके चलिए कि संस्कार वाला जो अभी पॉइंट बताया गया है ना, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव में पक्का क्वेश्चन बनेगा। तो इस लेसन को अगर आप कर लेते हैं तो कम से कम आपको जो है 6 से 10 क्वेश्चन जो है ज़रूर इस पे ऑब्जेक्टिव में दिख जाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हिंदी का जो पहला प्रथम पाली का जो परीक्षा था उसमें ग्रामर जो पूछा गया है थोड़ा सा जो है लेंदी पूछा गया है, थोड़ा सा ज़्यादा तो हार्ड नहीं बट थोड़ा सा जो है घुमाया है। तो उसके लिए आप उस हिसाब से आप संस्कृत का भी थोड़ा तैयार करके रखिए कि संस्कृत का व्याकरण भी जो है थोड़ा सा जो है घुमा सकता है। तो हम लोग व्याकरण को भी देखेंगे आगे, लेकिन आपको तो 100 में 50 ही बनाना है। कितना बनाना है? 100 में से आपको कितना करना है बताइए? 100 में से करना आपको 50 ही है। तो बुक में जो बताया जा रहा है टॉपिक सब, ठीक है, बुक में जो चैप्टर बताया जा रहा है उसको अगर आप कर लेते हो तो आपका बहुत हद तक जो है हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे हम लोग? संस्कार चैप्टर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ा जाए, है ना। अगला पॉइंट हमारे सामने है कि स्वामी दयानंद में शिवरात्रि के दिन उद्बोधक हुआ कैसे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे सामने है, मतलब आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या पूछा जा रहा है इसमें। चलिए ठीक है। इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से क्या पूछ सकता है? क्या लिखा हुआ है? स्वामी दयानंद में शिवरात्रि के दिन उद्बोधक हुआ कैसे, ये क्वेश्चन है। मतलब कि उसके मन में जो है पूजा के प्रति जो है अनास्था पैदा हो गई, वो कैसे, ठीक है। या फिर क्वेश्चन को अगर घुमाएगा, देखिए यहाँ पे घुमा करके भी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो भी लिखा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में देखा गया था कि क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है घुमाया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग तैयार करके रखेंगे क्वेश्चन को। इस स्वामी दयानंद का जब रात्रि जागरण में थे तो उसका दयानंद जी पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब सिंपली अगर बोला जाए तो शिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण का दयानंद जी पर क्या प्रभाव पड़ा। एक लाइन में बोला जाए तो रात्रि जागरण के दौरान जब स्वामी दयानंद जी ने देखा कि शिव जी के मूर्ति के सामने जो है ना प्रसाद रखा हुआ है तो उसे चूहा खा करके जा रहा है, लेकिन शिव जी उस चीज़ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो उसे लगता है कि जो भगवान, ठीक है, अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर पा रहा है तो वह हमारे लिए क्या करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था भी हो गई, और यही जो है इस क्वेश्चन का भी आंसर है। देखिए घुमा करके पूछ रहा है, ठीक है, तैयार रहेंगे। चलिए अगला जो टॉपिक हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा वो है आपका कर्ण की दानवीरता वाला चैप्टर। कहाँ से? कर्ण की दानवीरता, ठीक है। पूछ लेगा आपसे कि कर्ण की दानवीरता पाठ के आधार पे बताइए कि कर्ण की कवच कुंडल की क्या विशेषता थी। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये पूछ सकता है। चलिए इसके अलावा जो है इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि इंद्र की, है ना, इंद्र की चरित्र की विशेषताओं को बताइए। ये सब क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना है, ठीक। इसके अलावा सात्विक दान क्या है, ये क्वेश्चन को देख लेना है एकदम, ठीक है। और दान जो है वो किसे देना चाहिए, दान जो है वो किसे देना चाहिए। क्वेश्चन आपको क्या क्या पूछेगा, चलिए 1 मिनट। क्वेश्चन आपको क्या क्या पूछ सकता है? एक पूछ सकता है सिंपली कि दान क्या है। क्या पूछ लेगा? दान क्या है, ये पूछ लेगा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और पूछ लेगा आपसे कि किसे देना चाहिए, दान जो है वो किसे देना चाहिए। अब जिसको ज़रूरत नहीं है उसको देंगे तो फिर तो बेकार ही है ना, क्या। तो दान किसे देना चाहिए, इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, ठीक है, आपका काम बन जाएगा। व्याघ्रपति कथा को भी थोड़ा पढ़ लेना है, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक। और सब्जेक्टिव में जो है इससे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने दिख रहा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी लग रहा है, विश्व शांति के पाठ से हमें जो है क्या शिक्षा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है,
ठीक है, क्वेश्चन का इस तरह से लिखा हुआ तो समझ जाना है क्या विश्व शांति पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस क्वेश्चन को तैयार करके रखना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है नीति श्लोक पाठ से। कौन सा पाठ से है? नीति श्लोक पाठ से। चलिए, तो नीति श्लोक पाठ से हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ सकता है कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर बताइए कि कुल की रक्षा जो है कैसे होती है। एक ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद ये भी देख लेना, देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्टिव के लिए लिखा गया है वो आपको सब्जेक्टिव में भी हेल्प करेगा और ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प करेगा, ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। इसके अलावा पूछ देगा नीति श्लोक पाठ के आधार पर बताइए कि पंडित जो है वो कौन है। क्या पूछेगा? पंडित कौन है ये बताइए। नीति श्लोक पाठ के आधार पर पूछ लेगा पंडित कौन है, ठीक, ये हो गया। चलिए फिर इसके अलावा आपको जो पूछ लेगा वो क्या पूछ लेगा कि नीति श्लोक पाठ के आधार पे बताइए कि संपन्नता चाहने वालों को, यहाँ लिखा हुआ है ना, संपन्नता चाहने वालों को किन दोषों को जो है छोड़ देना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो नीति श्लोक पाठ से जो है वेटेज बन सकता है, तैयार रहिएगा। देखिए यहाँ पे दोनों शिफ्ट को लेकर के डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछ दे और ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछ दे, ऐसा हो सकता है, या यही आपका फर्स्ट में पूछ दे और ये आपका सेकंड में पूछ दे, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं बताया जा सकता है, बट आप कर लीजिए इसको, आपका काम जो है बन जाएगा। चलिए इसके अलावा क्या है, नीति श्लोक पाठ के आधार पर बताइए कि किसे मूढ़ चेता नराधम कहा गया है। क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, 1 मिनट, क्वेश्चन है हमारे सामने किसे जो है मूढ़ चेता नराधम कहा गया है, ठीक, मतलब कि मूर्ख कहा गया है, ये भी पूछ सकता है। नीति श्लोक पाठ के आधार पर मूर्ख किसे कहा गया है ये पूछ सकता है। चलिए उसी को संस्कृत में लिखा है मूढ़ चेता नराधम, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। आप लोग एक चीज़ और देखिएगा कि जैसे कि हिंदी वाले पेपर में हुआ क्या है कि एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सेन साहब के बेटियों के नाम बताइए। सेन साहब की किसके नाम बताइए? बेटियों के नाम बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। और ये क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा ये क्वेश्चन? आपको ऑब्जेक्टिव में एकदम मिल जाता है, लेकिन वो पूछ दिया आपको कहाँ? सब्जेक्टिव में। तो तैयार रहना है आप लोग को कि ऑब्जेक्टिव में भी जो कुछ क्वेश्चन है वही क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव में पूछ दे, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, एकदम इजी था क्वेश्चन, कुछ हार्ड तो था ही नहीं। तो इस चीज़ के लिए तैयार रहना है। लेकिन जो तैयार नहीं होंगे उसको लगा होगा कि क्या पूछ दिया है, लेकिन था तो ये सिंपल क्वेश्चन ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए फिर। अगला प्रश्न हमारे सामने है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी दिख रहा है कि भारत भूमि पाठ के आधार पर जो है आपको बताना है कि भारतवर्ष की विशेषता क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत भूमि पाठ के आधार पर, है ना, भारतवर्ष की, किसकी? भारतवर्ष की जो है विशेषता आपको बतानी है। तो ये हो जाएगा, है ना, भारत भूमि पाठ के आधार पर भारतवर्ष की आप विशेषता बता दीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि फिर से वो पूछ सकता है कि भारत महिमा पाठ के आधार पे बताइए, भारत महिमा पाठ के आधार पे बताइए, ये क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। भारत महिमा पाठ के आधार पे बताइए कि देवता किसका गुणगान करते हैं, देवता किसका गुणगान करते हैं और क्यों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, बताइए कि देवता जो है वो किसका गुणगान करते हैं। तो आंसर तो सिंपल सा हो जाएगा, भारत भूमि। क्या हो जाएगा? भारत भूमि। तैयार रहना है इसके लिए, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बोला गया है कि भारत महिमा पाठ का जो है उद्देश्य बता दीजिए, कि भारत महिमा पाठ का जो है उद्देश्य क्या है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए फिर। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि शास्त्र क्या है और शास्त्र का लक्ष्य बता दीजिए। या तो ये क्वेश्चन साथ में पूछ सकता है या अलग अलग भी पूछा जा सकता है। तैयार रखना है, शास्त्र क्या है और शास्त्र का लक्ष्य क्या है। और कुछ कुछ बीच बीच में छोटा छोटा ये ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है, ठीक है,
जो सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है उसको भी करते हुए चलेंगे। सिर्फ सुन लेंगे ना तो वो क्वेश्चन क्या है आप लोग कर लोगे, है ना। कौन पूरा पृथ्वी को अपना परिवार जो है समझता है, ये क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है। अब देखिए किसी किसी को आदत होता है बच्चों को कि आंसर को बड़ा करके लिखने का। अब इसमें क्या बड़ा करके लिखा जाए आप ही बताइए, है ना। कौन पूरा पृथ्वी को अपना परिवार समझता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है डिस्कस यहाँ पे किया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। चलिए इसके बाद जो है क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे सामने, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। राम प्रवेश राम, ठीक है, राम प्रवेश के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है। कर्मवीर कथा का प्रश्न है ये, ध्यान रखना है 1 मिनट, ठीक है। कर्मवीर कथा का प्रश्न है कि राम प्रवेश के जीवन से हमें जो है क्या सीख मिलती है। इसके अलावा इस क्वेश्चन को भी कर लेना है आपको कि राम प्रवेश राम के महाविद्यालय शिक्षा का जो है आपको वर्णन करना है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को करके रखिए, डेफिनेटली जो है आपका जो है एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारे सामने कि मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी में कैसे ऋषिगण स्नान कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है, मंदाकिनी में कैसे ऋषिगण स्नान कर रहे हैं। और साथ के साथ ये भी देख लेना है कि राम जी ने सीता को क्या कह करके संबोधित किया है। ये हो जाएगा आपका प्रश्न। इसके अलावा अगर इसमें ज़्यादा अगर घुमाएगा, ठीक है, ज़्यादा अगर घुमाएगा तो यहाँ पे जा सकता है मंदाकिनी का कैसा जल राम जी के मन को आकर्षित कर रहा है। यह प्रश्न जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अलस कथा का संदेश। क्या लिखा हुआ है, अलस कथा का संदेश। बोल देगा कि अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये पूछ लेगा। या फिर ये पूछ सकता है कि अलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलस कर्मियों की परीक्षा क्यों ली गई। सिंपल सा है ना, कि उसमें सही आलसी कौन है वो पता करने के लिए आलस कर्मियों की जो है परीक्षा ली गई, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे सामने कि अलसशाला में जो है आग क्यों लगाई गई थी। तो इसका सिंपल सा आंसर ऊपर में ही लिया हुआ है ना। आलस कर्मियों की परीक्षा लेने के लिए, यह पहचानने के लिए कौन उसमें सही में आलसी है, कौन धूर्त आलसी है, वो पता करने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई, ठीक है। ये सब क्वेश्चन देखिए आपको कर लेना है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कुछ, ठीक है। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, तो ये सब जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे इसको देख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। शक्र ने कर्ण से कौन सी बड़ा भिक्षा मांगी थी और क्यों मांगी थी। शक्र किसको बोला जा रहा है, वही इंद्र जी हैं यहाँ पे शक्र के फॉर्म में, ठीक है। शक्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी थी और क्यों, इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। चलिए इसके अलावे जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। और पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के आधार पर पाटलिपुत्र की विशेषता आप बता दीजिए, ये क्वेश्चन। अब ये बता दीजिएगा तो उसमें तो ये भी हो ही जाएगा कि पटना के दर्शनीय स्थल का वर्णन कीजिए। क्या देखिए क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये नहीं समझना है कि अलग अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे इसीलिए इतना सारा प्रश्न दिखा रहे हैं ताकि आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज ना होए। ये है एक तरह से एक ही प्रश्न, जैसे कि मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है पाटलिपुत्र वैभवम के आधार पर, है ना। पाटलिपुत्र 1 मिनट, क्या लिखा, पाटलिपुत्र वैभवम के आधार पर 4-5 वाक्यों में पटना का वर्णन कीजिए, ये लिखा हुआ है। इसी को घुमा देगा आपको यहाँ पे, इसको जब डील कीजिएगा ना आप तो आराम से ये भी क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा कि पटना के दर्शनीय स्थल का नाम बता दीजिए, ठीक है। तो मिलता जुलता प्रश्न है, बस थोड़ा सा घुमा रहा है तो आंसर को भी 1-2 लाइन हम लोग सिर्फ घुमाएंगे, लेकिन दिखाया आपको इसीलिए जा रहा है ताकि आप लोग जो है एग्जामिनेशन हॉल में घूमे नहीं बल्कि आंसर को जो है बढ़िया से बनाएं। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए फिर। क्या क्या लिखा हुआ है, पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख कीजिए। ये तो ऑब्जेक्टिव में भी आपका बन ही जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन है और इसके पूछने की संभावना काफ़ी है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको बढ़िया से। पहले पाटलिपुत्र रहा है, कुसुमपुर भी रहा है, ठीक है, और सब भी नाम है। चलिए ठीक है फिर नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए।
क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? मूल शंकर में वैराग्य भाव कब उत्पन्न हुआ, ये सब देख लेना है आपको। ठीक है, चलिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आया है कि दानवीर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डालिए। पहले एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे ना कि दानवीर कर्ण का, है ना, विशेषता बताइए। क्या था? यही था ना क्वेश्चन, कि दानवीर कर्ण के पाठ के आधार पे कर्ण की जो है विशेषता बताइए। तो उसी तरह का प्रश्न है कि कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डालिए। ये नहीं समझिएगा कि दोनों अलग अलग प्रश्न है, ठीक है, दोनों लगभग जो है सेम ही टाइप का प्रश्न है और इसको कर करके आना है अगर एग्जाम में आ रहा है तो। चलिए फिर ठीक है, इसके अलावा जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। ये नहीं समझना है कि देखने में ज़्यादा क्वेश्चन लग रहा है, आपको यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन इसीलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप वहाँ पे नहीं घूमें, ठीक है। ये ज़्यादा प्रश्न नहीं है, यहाँ पे एक प्रश्न जो लिखा हुआ है उससे मिलता जुलता क्या प्रश्न बन सकता है वो आप लोग को लिख करके दिखाया गया है, आंसर उसका एक ही है। यहाँ पे आपको 3 प्रश्न भी दिखे होंगे जो कि एक ही तरह के हैं बट घुमाया गया है, तो उसको एक क्वेश्चन ही काउंट करना है, ठीक है, लेकिन तैयार रहना है सबके लिए। चलिए ठीक है फिर, तो हमारे सामने क्वेश्चन क्या पड़ा हुआ है, हमारे सामने एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है, 1 मिनट। चलिए अगला प्रश्न है हमारे सामने कि समाज के उत्थान में, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाज के उत्थान में स्वामी दयानंद के योगदानों पर चर्चा करें। ये ध्यान में रखना है, ठीक है, स्वामी दयानंद के योगदान के बारे में, ठीक। या फिर इसी क्वेश्चन को अगर घुमाएगा तो पूछ देगा आर्य समाज के योगदान के बारे में बताइए। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ही है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव का भी हो गया आपको। तो आर्य समाज जो काम किया है वो लिख सकते हैं, ठीक है, स्वामी दयानंद जी के बारे में। चलिए फिर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? मध्यकालीन समाज की कुरीतियों के या फिर दोषों का उल्लेख करना है आपको कि मध्यकाल में, मध्यकालीन समाज में क्या क्या बुराइयां थी, जैसे कि सती प्रथा थी, है ना, विधवा पुनर्विवाह नहीं होने दिया जाता था, ठीक है, तो ये सब समस्या थी उस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सब क्वेश्चन को देख लेना है आप लोग को, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी, क्या लिखा हुआ है आपके सामने? नदी और विद्वान में क्या समानता है, ध्यान रखना है। इसको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे पूछ लेगा, बता रहे हैं, बोला जाएगा कि मंगलम पाठ के आधार पर बताइए कि नदी की समानता जो है वो किसके साथ दर्शाई गई है, तो बोलेंगे विद्वान, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन सबको भी आपको देख लेना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टार लगा हुआ है वो सजेशन है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको तो एकदम करके ही जाइए आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि वेदांग जो है कितने हैं उसके नाम लिखें। हम लोग को पता है कि वेदांग जो है वो 6 हैं, उसके नाम जो है आप लोग को बता देना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये सब पूछ सकता है कि वेदांग कितने हैं, तैयार रहना है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा हमारा, शैशव संस्कार पर प्रकाश डाल दीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार 2025 के लिए, तो देख करके जाना है आप लोग को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग देख लेना है, ठीक। चलिए फिर इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आता है वो है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि राम प्रवेश राम, क्या लिखा हुआ है? राम प्रवेश राम, ठीक ना। तो राम प्रवेश राम की शैक्षणिक उपलब्धि जो है वो क्या थी? थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन लोग डिस्कस किए थे कि राम प्रवेश राम की जो लिखा हुआ था ना एक क्वेश्चन कि महाविद्यालय, है ना, महाविद्यालय की शिक्षा के बारे में बताइए, ठीक है, तो उसी से मिलता जुलता ये प्रश्न है कि शैक्षणिक उपलब्धि जो है वो क्या थी, आपको बताना है, ठीक, बता देना है आपको कि मैट्रिक में जो है अच्छा खासा किया था, है ना, महाविद्यालय लेवल में भी अच्छा खासा किया था, उसके बाद जो है यूपीएससी, है ना, केंद्रीय लोक सेवा आयोग में जो है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी जो है उसका था, ये दिखा दीजिएगा आप लोग, ठीक है। खैर वो तो
देखिए वो तो क्लास में आंसर में लिखाया ही गया होगा, जो बढ़िया से लिखाया गया होगा उसी तरह से आंसर आपको लिख करके आना है जिस तरह से लिखाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि पाटलीग्राम के संबंध में बुद्ध ने जो है क्या कहा था। ठीक है, पाटलीग्राम के संबंध में बुद्ध ने क्या कहा था, तो बुद्ध ने कहा था कि यह नगर जो है एक महानगर बनेगा। क्या बनेगा, महानगर बनेगा। ठीक है, लेकिन अग्निदाह, कलह, ठीक है, इन सभी चीज़ों से जो है पीड़ित रहेगा, ये बोला गया था। ठीक है, तो जो आंसर में बढ़िया ढंग से लिखाया गया है उसको लिखना है आप लोग को। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बता दिया जा रहा है ताकि ऑब्जेक्टिव भी आपसे हो जाएगा। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा। ठीक है, ये व्याघ्र पथिक कथा का क्वेश्चन है। ठीक, और इसमें पथिक किसके द्वारा मारा गया था, तो बूढ़ा बाघ के द्वारा। किसके द्वारा, तो बूढ़ा बाघ के द्वारा जो है मारा गया था। चलिए ठीक है, व्याघ्र का मतलब क्या होता है, ये भी पूछ लेता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव। व्याघ्र का मतलब क्या होता है, बाघ। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि राम प्रवेश राम किससे प्रभावित होकर अध्ययन में निरत हो गए। ठीक है, किससे प्रभावित हो गए थे जो कि अध्ययन में काफ़ी ज़्यादा अच्छे करने लगे। तो उनके समाज में एक जो है शिक्षक आए हुए थे। ठीक है, वो नवीन दृष्टि संपन्न थे, तो उसी के सानिध्य में आकर के जो है ये अच्छा खासा जो है पढ़ने लिखने लगते हैं फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है कि 3 आधुनिक, ठीक है क्या लिखा हुआ, 3 आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं के जो है नाम आपको जो है लिखने हैं। ठीक है, इसको हम लोग जो है तैयार करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 आधुनिक, है ना, 3 आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं के नाम लिखना है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है नाम, कुछ कुछ क्वेश्चन नाम के बेसिस पे पूछा जा रहा है, तो उसको भी आप लोग को करके रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 3 विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरण में पटना का वर्णन किया है। उन विदेशी यात्रियों के आप लोग को सिंपल नाम लिख करके आगे बढ़ जाना है। चलिए एक और खास क्वेश्चन है कि अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति का परिणाम क्या होता है। ठीक है, अनिष्ट से इष्ट, है ना, अनिष्ट का मतलब होता है, समझ लीजिए, अनिष्ट का मतलब हो जाता है अशुभ। क्या हो जाता है, अशुभ। ठीक, तो अशुभ हो जाता है, तो अशुभ से इष्ट की प्राप्ति करने का क्या परिणाम होता है ये आप लोग को बताना है। तो इस तरह से हम लोग का जो है इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्टिव वाला जो प्रश्न था, देखिए आपको 16 नंबर का ये प्रश्न पूछता है। ठीक है, 16 प्रश्न तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में फर्स्ट पाली में, जैसे कि मान लीजिए, है ना, प्रथम फर्स्ट पाली जो होगा तो उसमें आपको 16 क्वेश्चन जो है दिया हुआ रहेगा। सब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहेगा, इसमें से कुछ बनाना है, सारा नहीं बनाना है। ठीक है, दूसरा पाली में भी जो है सेकेंड शिफ्ट में भी 16 क्वेश्चन लिखा होगा, यानी 16 दूनी 32। यानी आप अगर इसमें पूरा नंबर उठाने के इच्छुक हैं तो आपको समथिंग कम से कम जो है 30 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। कम से कम 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। ठीक है, तो उसी के हिसाब से दोनों पाली को मिला करके जो है इसमें बताया गया है, तो ज़्यादा नहीं ही बताया गया है। ठीक, तो इसको आप लोग कर लीजिए बढ़िया से, आप लोग का सब्जेक्टिव का जो है सारा समस्या दूर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर थोड़ा हम लोग बढ़ चलते हैं आगे। चलिए अगला टॉपिक जो है हमारा वो पत्र लेखन से संबंधित है। ठीक है, पत्र या आवेदन जो है आपको जो देता है, ठीक है, उससे संबंधित जो है हमारा है। तो उसके लिए हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन जो है आपका वो आवेदन पत्र प्रधानाध्यापक के पास जो है वो पूछ लेता है। ठीक है, अब पत्र में जो है जो आपके सगे संबंधी है, भाई बंधु है, मित्र है, बहन है ना, उनके पास जो है लिखने के लिए आपको दे देता है। तो दोनों क्लास में करवाया गया है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम बता देते हैं। चलिए फिर आगे देखा जाए। हमारे सामने जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखना है कि लिखने का फॉर्मेट क्या होता है वो बताया गया है। ठीक है, लिखने का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कैसे लिखते हैं उसमें। ठीक, और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि विषय जो है वो सिर्फ चेंज होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको बता रहे हैं, लिखा है प्रधानाध्यापक के पास आप एक पत्र लिखिए जिसमें कि निर्धन छात्र कोष से, है ना, कुछ पैसे लेने के लिए जो है बात कही गई है,
या फिर बोला जाए कि शुल्क माफ करवाने के लिए जो है एक पत्र लिखें। ये तो आप समझिए बात को कि यहाँ पे सिर्फ जो है ना विषय ही चेंज होना है। क्या चेंज होना है? सिर्फ विषय चेंज होगा और कुछ चेंज जो है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना है आपको, ठीक है। प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट दे देगा, विषय दे देगा अवकाश के लिए। बोल देगा कि कभी जो है मित्र का या फिर भाई का विवाह है, ठीक, उसमें जाने के लिए छुट्टी चाहिए। तो बस उस लाइन को, विषय में जो आप लिखिएगा तो उस लाइन को चेंज करके जैसे लिखाया गया है बस उसको चेंज करके लिखना है, ठीक है। अवकाश आपको मान लीजिए कि रुग्णावशेष के लिए है, इसका मतलब ये हो गया कि बीमारी हो गया है, तबीयत खराब हो गया है, उसके लिए छुट्टी चाहिए, तो फिर रुग्णावशेष हो जाता है, ठीक। विषय सिर्फ चेंज करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है प्रधानाध्यापक के पास जो पत्र लिखा जाएगा तो फॉर्मेट सबका सेम ही होगा लगभग, ठीक है। उसके बाद बोल देगा आपको टॉपिक की संस्कृत संभाषण शिविर आयोजन, ठीक है। संस्कृत संभाषण कुछ करवाना है, उसके लिए शिविर आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए आपको जो है अनुमति चाहिए, तो उसके लिए आवेदन पत्र लिखिए आप प्रधानाध्यापक के पास, ठीक। या फिर एक क्वेश्चन बन सकता है कि खेल प्रतियोगिता आयोजित करवा रहे हैं आप, ठीक है, खेल प्रतियोगिता आयोजित करवा रहे हैं आप, तो उसके लिए जो है यहाँ लिखा हुआ है खेल प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु जो है आवेदन पत्र लिखिए। तो याद रखना है, ठीक है, याद रखना है इसको, और इसको आप लोग कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए पत्र लेखन में ही जो है, ठीक है, पत्र लेखन में ही लिख करके बता देते हैं आप लोग को। मान लीजिए कि एक जो है ना बधाई पत्र पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? बधाई पत्र। यहाँ पे लिखा जाए, चलिए ठीक है, यहाँ पे लिखा जाए कि आपसे क्या पूछा गया है? बधाई पत्र। 1 मिनट। सो बधाई पत्र आपसे लिखने के लिए बोल रहा है कि मित्र को बधाई देते हुए, ठीक है। बस ये समझ लीजिए कि मित्र है, ठीक है, भाई है, भ्राता है या फिर बहन है। लिखने का तरीका आपका वही होगा जो कि होता है, ठीक। चलो बधाई पत्र जो है मित्र के पास पूछे, भाई के पास पूछे या बहन के पास पूछे, बस उसी तरह से बधाई पत्र जो लिखने का होता है उस तरह से आप लोग लिख करके आगे बढ़िएगा, ठीक। क्या लिखा हुआ है फिर आगे, है ना, कि प्रथम श्रेणी से आप जो है उत्तीर्ण हो चुके हैं, प्रथम श्रेणी से आप जो है उत्तीर्ण हो चुके हैं, तो उसके लिए आप जो है बधाई पत्र लिखिए। चलिए ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जन्म दिवस की जो है बधाई पत्र लिखिए, ठीक है। इसके अलावा क्या बन जाएगा आप वो भी देख लीजिए, ठीक है। आपके एक क्वेश्चन आपको ये बन सकता है कि बड़े भाई, है ना, बड़े भाई या पिता के पास अपनी जो परीक्षा की तैयारी हो रही है उस पर चर्चा करते हुए एक पत्र लिख दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। चलिए फिर तो इसके अलावा एक क्वेश्चन आप और देख सकते हैं, निमंत्रण, है ना, निमंत्रण पत्र जो है वो पूछ लिया जाता है कि मित्र के पास जो है आप निमंत्रण दे रहे हैं कि बड़े भाई का विवाह है या फिर जन्मदिन पर आपको शामिल होना है, तो इसके लिए आप उसको निमंत्रण पत्र दे रहे हैं। ये भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बताया गया है शुरू से अंत तक, ठीक है, शुरू से अंत तक जो भी बताया गया है तो उसको आप लोग जो है देख लीजिएगा, एकदम देख लीजिएगा उसको आप लोग, आपका जो है एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा, ठीक है। चलिए इसको प्रधानाध्यापक के पत्र हो गया, और ये आपका सब्जेक्टिव प्रश्न हो रहा है, ठीक है, जो कि 2 नंबर में पूछेगा। और ये जो टॉपिक सब जो लिखाया गया है सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर में, तो इससे आप लोगों का जो है ऑब्जेक्टिव का भी जो है काफ़ी सारा समस्या जो है सॉल्व हो जाएगा। चलिए ठीक है फिर, तो चलिए इस तरह से जो है हम लोगों ने काफ़ी सारे प्रश्नों को देख लिया है, ठीक है, और इसकी हम लोग तैयारी कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। चलिए फिर, और इसके साथ में, है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए एक आप लोग को बताया जा रहा है, क्योंकि जैसा पेपर चल रहा है उसके लिए एक सजेशन है कि ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग जो बुक का जो आपका ऑब्जेक्टिव है, कहानी वाले पोर्शन से जो ऑब्जेक्टिव है आपका, ठीक है, उसको बढ़िया से करके रखिए, ठीक। क्योंकि अगर ग्रामर का, व्याकरण का ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा भी हार्ड होगा तो आपको बुक से जो है काफ़ी हेल्प हो जाएगा,
तो चलिए आप तैयारी कीजिए बढ़िया से। बेस्ट ऑफ लक। तो कटकटा